तो पिछले वीडियो में हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी के बेस पे कुछ बेसिक से क्वेश्चन किए थे। इस वाले वीडियो में भी हम कुछ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, बट ये थोड़े से उनसे मुश्किल होंगे, है ना। मतलब बेसिक ये भी है और इन सब एग्जांपल से आपको एक आइडिया लगेगा कि प्रॉपर्टी के बेस पे वो प्रूफ वाले क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अभी हम कोई 4 इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट देखेंगे, ठीक है। उन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स को हमें याद कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में उसका हम लोग कई बार डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये पहला लिखा हुआ है, फर्स्ट कॉलम में 1x एक्स स्क्वायर, 1y वाई स्क्वायर और थर्ड कॉलम में 1z जेड स्क्वायर। तो इसका वैल्यू होता है x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। सही है। अब कई बार क्या हो सकता है कि ये डिटर्मिनेंट ऐसा ना दिख के ऐसा दिख सकता है। सही है। अभी फर्स्ट कॉलम में 1 1 1 हो गया, सेकंड कॉलम में एक्स वाई जेड हो गया और थर्ड कॉलम में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर हो गया। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये दोनों एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो सेम ही रहेगा, है ना। तो चाहे इस तरीके से लिखा हो, ऐसे लिखा हो या फिर ऐसे लिखा हो, बात एक ही है। तो जो इसको प्रूफ कर लेते हैं ना, प्रूफ ध्यान से देखना हो, ये प्रूफ से फिर आपको बाकी आगे के क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ एक बार, 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। प्रूफ वाले क्वेश्चन में हमेशा जो प्रूफ करना है हमें, ये राइट हैंड साइड में जो लिखा है इसको गौर से देखो, क्या क्या फैक्टर चाहिए मुझे प्रूफ करने के लिए। मुझे x माइनस वाई का एक फैक्टर चाहिए, y माइनस जेड का एक फैक्टर चाहिए और z माइनस एक्स का एक फैक्टर चाहिए। तो अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास डिटर्मिनेंट लिखा है, इसको देखेंगे और ये सोचेंगे कि कैसे x माइनस वाई या y माइनस जेड या z माइनस एक्स का फैक्टर क्रिएट होगा यहाँ पे, है ना। प्रॉपर्टी हमारे पास बहुत सारी हैं, उन्हीं का यूज करके ये हमें सोचना है। तो अभी अगर मैं x माइनस वाई के बारे में सोचूं तो ये मुझे दिख रहा है कि कॉलम 2 से कॉलम 1 को अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाए, ठीक है। कॉलम 2 से अगर कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट कर लें तो y माइनस एक्स और यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में भी एक फैक्टर y माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा और ये तो जीरो बन जाएगा। तो जीरो में से तो कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी जो मुझे समझ आई वो है C2 बिकम्स C2 माइनस C1। सही है। अब इससे क्या बनेगा, C1 में तो कोई भी चेंज नहीं हुआ, C2 में चेंज हो गया और C3 में भी कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद अब जरा z माइनस एक्स के बारे में सोचो। z माइनस एक्स वाला फैक्टर कैसे मिलेगा, अगर कॉलम 3 से कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो z माइनस एक्स का फैक्टर भी कॉमन आ जाएगा। इसका मतलब जो हमारा दूसरा ऑपरेशन हो सकता है इसके ऊपर, दैट में भी C3 बिकम C3 माइनस C1। अब इससे कॉलम 3 चेंज हो जाएगा। तो पहला कॉलम तो एज इट इज़ रख दिया हमने, दूसरा कॉलम भी एज इट इज़ रख दिया और 1 माइनस 1 यहाँ जीरो हो गया, इधर z माइनस एक्स आया और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। सही है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो सेकेंड कॉलम से y माइनस एक्स और थर्ड कॉलम से z माइनस एक्स कॉमन आ गया है। इसके अलावा फिर क्या बचा, 1x एक्स स्क्वायर जीरो, सेकेंड कॉलम से y माइनस एक्स कॉमन निकाला तो यहाँ पे +1 और यहाँ पे y प्लस एक्स। फिर थर्ड कॉलम में 0 1 और z प्लस एक्स, ठीक है। एक किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट, जैसे मान लो यहाँ 3 ऑर्डर का है डिटर्मिनेंट और पहले रो में 2 एलिमेंट जीरो हो गए, एक ही एलिमेंट नॉन जीरो बचा है, तो फिर अब यहाँ पे एक्सपेंड कर लेना ज़्यादा आसान है। फर्स्ट रो से अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूँ, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो y माइनस एक्स और z माइनस एक्स ये तो पहले से लिखा था। अब R1 से एक्सपेंड करें तो 1 इंटू जेड प्लस एक्स माइनस 1 इंटू
वाई प्लस एक्स ये हो गया, एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा और जेड माइनस वाई यहाँ बचेगा। जेड माइनस एक्स और वाई माइनस एक्स पहले से लिखा था। अब जो प्रूफ करना है उसमें मुझे एक्स माइनस वाई चाहिए, तो पहले फैक्टर से माइनस कॉमन निकाल लो, तो ये एक्स माइनस वाई बन गया। और जो माइनस कॉमन आया यहाँ से उसको तीसरे फैक्टर में मल्टीप्लाई कर लो, तो वाई माइनस जेड हो गया और जेड माइनस एक्स, ये बन गया हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है, आ जाओ सेकंड देखो। सेकंड भी ऐसा ही है, बस डिफरेंस क्या है फर्स्ट और सेकंड में। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर होता था, अभी एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब हो गया। तो अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पे ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड का एक फैक्टर एक्स्ट्रा आ गया है, बाकी जो है वाई एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स ये सब पहले में भी था, यहाँ पर भी है। तो बस स्क्वायर की जगह पे क्यूब हो जाए तो ये वाला फैक्टर एक्स्ट्रा एक और आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी तुम्हें याद कर लेना है, क्वेश्चंस में इसका डायरेक्टली यूज कर लेंगे हम लोग। प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड वाला डिटर्मिनेंट उठाया हमने और फिर हमने सबसे पहले राइट हैंड साइड में देखा कि क्या हमें प्रूफ करना है, वहाँ से हमें हिंट मिलेगा करना क्या है। अब मुझे x माइनस वाई का फैक्टर चाहिए, तो फिर यहाँ पे देख के तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कि x माइनस वाई कैसे क्रिएट होगा। अब चाहे तुम c1 माइनस सी टू कर लो या c2 माइनस सी वन कर लो। ठीक है, तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, चलो एक बार तो लिख लेते हैं पूरा 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं लिखूँ c2 बिकम c2 माइनस c1। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने लिख दिया c3 बिकम c3 माइनस c1। अब यहाँ पे दो दो ऑपरेशन एक साथ कर लें हैं, थोड़ा समय और जगह ऐसा बचाने के लिए, कैलकुलेशन को थोड़ा सा कम करने के लिए, काम जल्दी करने के लिए, टाइम बचाने के लिए ये काम कर सकते हैं। जैसे ये ऊपर वाले एग्जांपल में दो अलग अलग बार किया था, c2 बिकम c2 माइनस c1 किया, c2 चेंज हुआ, फिर हमने c3 बिकम c3 माइनस c1 किया तो फिर c3 चेंज हुआ। अब ये दोनों को कंबाइन करके हम एक साथ भी लिख सकते थे, है ना, तो एक ही साथ c2 और c3 चेंज हो जाता। तो अब हम लोग एक साथ ही कर लेते हैं। यहाँ पे सेकंड वाले एग्जांपल में c2 को भी c2 माइनस c1 कर लिया और c3 में भी c3 माइनस c1 कर लिया, c1 चेंज नहीं हो रहा है हमारा, तो c1 एज इट इज है, c2 माइनस c1 हो गया और c3 माइनस c1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो सेकंड और थर्ड कॉलम में y माइनस एक्स और z माइनस एक्स रेस्पेक्टिवली कॉमन दिख जाएगा। तो पहला कॉलम लिख लिया एज इट इज, सेकंड कॉलम से y माइनस एक्स कॉमन लिया था। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला तुम्हें याद रहना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब में, और y माइनस एक्स तो कॉमन निकल गया, तो फिर बचा हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, और थर्ड कॉलम में ऐसे ही ये रह गया। सही है, अब इसके बाद जब एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट्स इतने सिंपल हो जाएं, उसमें दो जीरो बन जाए, तो फिर जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो रहेगा जिस रो या जिस कॉलम में, वहीं से एक्सपेंड कर लेंगे। सही है, फर्स्ट रो से अगर मैंने एक्सपेंड किया इसको, तो y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स, और इसमें से ये मल्टीप्लाई करके माइनस हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ तो कैंसिल हुआ इधर से, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसके अलावा y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, और क्या रह गया इधर जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये देख लो, प्लस इनमें से अगर x कॉमन निकाला तो z माइनस वाई। अब ये दोनों में भी फिर से z माइनस वाई कॉमन है, तो
वो जेड माइनस वाई अगर कॉमन निकाल लिया गया तो यहाँ पे बचेगा जेड प्लस वाई और यहाँ पे प्लस एक्स। अब इसी को थोड़ा सा अरेंज कर लो, तो पहला जो फैक्टर है उसमें से माइनस कॉमन निकाल के इधर भेज दो, तो ये वाई माइनस जेड बन गया और बाकी तो जेड माइनस एक्स और एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखो। थर्ड में क्या डिफरेंस है? थर्ड में स्क्वायर भी है क्यूब भी है। पहले वाले में सिर्फ स्क्वायर था, दूसरे वाले में सिर्फ क्यूब था, थर्ड वाले में दोनों है। तो यहाँ पर ये वाला फैक्टर आ रहा है एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स। एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स जो है वो कॉमन ही चल रहा है। आ जाओ भाई, इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। ये सब क्वेश्चन ही है, इसको एज ए क्वेश्चन ही हम नोट कर रहे हैं, बट ये स्पेशल डिटर्मिनेंट्स हैं। कहीं कहीं क्वेश्चन में ये डायरेक्टली इसका यूज कर पाने के लिए इनको याद रख लेना हमारे लिए आवश्यक है। ठीक है, फिर से यह दिख रहा है मुझे, जब राइट हैंड साइड हमने देखा तो वहाँ से एक तो हिंट मिला कि एक्स माइनस वाई का फैक्टर कैसे मिलेगा कॉमन। ठीक है, या फिर थोड़ा ऐसे भी देख सकते हो कि पहले रो के जो एलिमेंट्स हैं वो तीनों सेम है। तो कभी ऐसा होना पहले एक किसी रो के एलिमेंट सेम हो जाए या किसी कॉलम का एलिमेंट सेम हो जाए तो सब्ट्रैक्ट करके वहाँ पे जीरो बना लेना सही रहेगा। तो जब दो जीरो क्रिएट हो जाएगा उसके बाद में एक्सपेंशन जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो हिंट है ये वाले क्वेश्चन में। अभी हम क्या कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। ओके, 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। ठीक है, और फिर से वही वाला ऑपरेशन, C3 बिकम C3 माइनस C1 एंड C2 बिकम C2 माइनस C1। ठीक है, ये कर लिया गया। C1 चेंज हुआ क्या? नहीं, एज इट इज लिखा। 1 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, 1 जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब। सही है, बस भाई दूसरे और तीसरे कॉलम से देखो कुछ कॉमन वामन दिखाई दे रहा है। दूसरे कॉलम में y माइनस एक्स कॉमन है और तीसरे कॉलम में z माइनस एक्स कॉमन है। पहले वाले कॉलम में तो कुछ कॉमन है नहीं, दूसरे में जब हमने y माइनस एक्स कॉमन लिया तो सॉरी ये जीरो और ये जीरो हो गया, तो यहाँ जीरो रह गया, इधर बचा y प्लस एक्स और यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। थर्ड कॉलम में जीरो जेड प्लस एक्स और इधर जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके गुड। अब क्या करें, एक्सपेंड कर लें। एक्सपेंड कर सकते हैं या चाहें तो एक बार और हम ये C2 और C3 को सब्ट्रैक्ट करके थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अभी मर्जी है, तुम करो इसको या सीधे एक्सपेंड करो। जो मैं एक बार और कर लेता हूँ, C3 बिकम्स C3 माइनस C2, तो y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, 1x स्क्वायर एक्स क्यूब, जीरो y प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, जीरो माइनस जीरो। C3 माइनस C2 कर रहे हैं, कॉलम 3 में से कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इधर जेड माइनस वाई, यहाँ एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस जेड एक्स माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब अगर देखो ध्यान से तो थर्ड कॉलम में फिर से जेड माइनस वाई कॉमन है। जेड माइनस वाई यहाँ भी है, जेड माइनस वाई एक्स कॉमन लेने के बाद इधर भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ तो है ही, जीरो में से तो कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, तो वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स और जेड माइनस वाई एक और थर्ड कॉलम से कॉमन आ गया। तो क्या बच गया, लिखते रहो, 0 1। इधर से जब जेड माइनस वाई कॉमन निकाला तो जेड प्लस वाई प्लस एक्स बचेगा। ठीक है ना, अब ये सिंपल हो गया। तो अब क्या करना है, एक्सपेंडिंग अलोंग R1।
R1 से एक्सपेंड करो। चलो भाई कर लेते हैं। कहाँ करें? लेट मी क्रिएट सम स्पेस। गुड। आ जाओ भैया। एक्सपेंडिंग अलोंग R1। जो पहले से लिखा हुआ है सब लिखते रहो। अब यहाँ चलो एक्सपेंड करो। तो 1 के साथ आई होप डिटर्मिनेंट सॉल्व करना तुम्हें आता है। ये कॉलम और पहला रो ब्लॉक हो गया, तो बाकी जो बचा उनको 2x2 का डिटर्मिनेंट है उसको सॉल्व कर लिया। अब y प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सीधे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। क्या क्या कैंसिल हुआ? एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, एक्स वाई प्लस का और एक्स वाई माइनस का, क्या बचा? ये 3 टर्म। तो यही तो चाहिए था हमें, बस थोड़ा अरेंज करना रह गया। एक्स माइनस वाई चाहिए तो यहाँ से माइनस कॉमन निकालो, ये एक्स माइनस वाई हो गया। जो माइनस कॉमन निकाला उसको यहाँ भेज दो, तो ये वाई माइनस जेड हो गया। बाकी जेड माइनस एक्स, और बाकी लिख दो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स या एक्स जेड। ठीक है, गुड। अब आ जाओ फोर्थ स्पेशल डिटर्मिनेंट। ये फोर्थ स्पेशल डिटर्मिनेंट जो है इसको हम लोग सर्कुलेंट भी बुलाते हैं कई बार। सर्कुलेंट, सर्कुलेंट क्यों? क्योंकि ये एक साइकिल वाइज लिखा है, ध्यान से देखो। एक्स वाई जेड, फिर वाई से स्टार्ट हुआ तो वाई जेड एक्स, और फिर जेड से स्टार्ट हुआ तो जेड एक्स वाई। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्स वाई जेड ही दिखे हमेशा। ऐसा हो सकता है ए बी सी ए बी, ऐसा हो सकता है। अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा, गामा अल्फ़ा बीटा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होता है ये भी याद रखना पड़ेगा। 3xyz माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब। कैसे? देख लो भैया। देखो, जो मुझे प्रूफ करना है ना, थोड़ा उसी को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं। ये हम लोग 9th क्लास में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc करके एक आइडेंटिटी पढ़े थे। क्या होता था? क्या होता था? 2 फैक्टर होता है, पहला a प्लस बी प्लस सी, और फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सही है। अब तुम ध्यान से देखो तो ये इसी का नेगेटिव लिखा हुआ है। सही है, तो मतलब माइनस एक कॉमन निकाल लिया तो ये यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ गया, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये लिखा हुआ है जो प्रूफ करना है हमें। ठीक है, अब तुम्हें हिंट मिलेगा करना क्या है। तुम क्या प्रोसेस बताया मैंने? पहले राइट हैंड साइड देखो। अब राइट हैंड साइड में तो 2 ही फैक्टर दिख रहे हैं। एक फैक्टर ये बड़ा वाला है, दूसरा ये छोटा वाला एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये फैक्टर जो लेफ्ट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट लिखा है, वहाँ प्रॉपर्टी के एप्लीकेशन के बाद कैसे जनरेट होगा, ये थोड़ा दिमाग लगाना है ना। ये दिमाग तुम्हें हर क्वेश्चन में लगाना पड़ेगा। मतलब कोई फिक्स सेट ऑफ रूल नहीं है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। मतलब तुम्हें बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रूल तो देखो सिंपल थे, समझ आ गए तुमको। 7-8 रूल हैं, है ना। लेकिन रूल आने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। चेस खेलने का रूल सबको आता है, लेकिन खेलने के लिए बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी वैसे ही है। तो वही कर रहे हैं हम, प्रैक्टिस। बाकी तुमको और होमवर्क दिया जाएगा, तो वहाँ से तुम बहुत ढेर सारा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। ठीक है, ये लेक्चर सुनने के बाद में तुम्हें NCERT का ये जो देखना अपना कौन सा एक्सरसाइज है, 4 पॉइंट समथिंग होगा, है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के जो एग्जाम्पल्स हैं और उसके बाद में जो फॉलो अप एक्सरसाइज है, वो दोनों तुम्हें कर लेना है। और उसके अलावा सबके पास RD शर्मा होगी आई होप, या नहीं होगी तो कोई भी जो बुक होगी उसके थ्रू ढेर सारे प्रॉब्लम्स होंगे। उसमें कोई 50, 60, 70 प्रॉब्लम होंगे। ठीक है, तो वो पहले एग्जाम्पल करना अनसॉल्व, और उसके बाद में अनसॉल्व। ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा।
ओके, तो आ जाओ देखते हैं अभी। अब मुझे देखा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये कैसे बनेगा? तो ये दिख रहा है अगर किसी एक रो में तीनों रो को जोड़ दिया जाए, अगर ये काम किया जाए, R1 बिकम्स R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसा करने से डिटर्मिनेंट चेंज होगा नहीं। ये तीन चीज़ें हैं जिसको बार बार किया गया है ना। अगर मैं ऐसे लिखता R1 बिकम्स R1 प्लस R2, तो R1 में इफेक्टिवली R1 R2 ऐड हो गया। फिर मैं अगर लिखता R1 बिकम्स R1 प्लस R3, तो जो R1 बन चुका था उसमें आके R3 एक बार और जुड़ जाता, तो इफेक्टिवली क्या हुआ, R1 R2 R3 तीनों ही ऐड हो गए। तो ऐसा दो स्टेप में ना करके उसको हमने एक ही स्टेप में लिख दिया है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला भी जो है वो फिजिबल ऑपरेशन है। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया भी था, ऐसा हो सकता है आर आई बिकम्स आर आई प्लस अल्फ़ा टाइम्स आर जे प्लस बीटा टाइम्स आर के, ऐसा हो सकता है। तो अगर मैंने अल्फ़ा और बीटा दोनों को 1 रख लिया तो ये वही लिखा है। ठीक है ना, ओके। तो करके देखो भाई, अब R1 में तीनों रो को जब ऐड किया तो R1 का जो तीनों एलिमेंट है वो x प्लस वाई प्लस जेड बन गया, है कि नहीं? बाकी y जेड एक्स और जेड एक्स वाई को ऐसा ही लिख लो। अब जब ऐसा हुआ तो x प्लस वाई प्लस जेड तो हम लोग पहले रो से कॉमन निकाल ही सकते हैं भैया, ठीक है कि नहीं? और इतना करने के बाद तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कि जैसे ही किसी एक रो के तीनों एलिमेंट कॉमन दिखाई दिए तो कॉलम सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या कर लेना है, कॉलम सब्ट्रैक्ट करके 2 जीरो क्रिएट कर लेना है और उसके बाद में एक्सपेंड कर लेना है। गुड, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं C2 बिकम C2 माइनस C1 एंड C3 बिकम C3 माइनस C1। तो अब ये क्या बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड तो पहले ही कॉमन था, पहला कॉलम मैंने एज इट इज़ लिख दिया, दूसरे कॉलम में से पहला कॉलम मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और तीसरे कॉलम में से भी पहला कॉलम सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जब भी इतना हुआ, ये 2 जीरो यहाँ पे क्रिएट हो गया, तो बस अभी पहले रो से क्या कर लो, एक्सपेंड कर लो। तो एक्सपेंड किया हमने x प्लस वाई प्लस जेड, इसके बाद जेड माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड। तो अगर माइनस कॉमन निकाल लें तो ये जेड माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखा है, तो वो हो गया जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और क्या माइनस 2y जेड, सही है। फिर माइनस एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस जेड, ये हो गया। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू माइनस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y जेड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई एंड माइनस वाई जेड। ठीक है, अभी देखो कुछ कैंसिल हुआ क्या? कैंसिल तो नहीं हुआ, सिंप्लीफाई हुआ, है ना। ये वाला जो सेकंड ब्रैकेट है, इधर से माइनस कॉमन निकालें, माइनस अगर यहाँ से कॉमन निकालें तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, माइनस कॉमन निकाल लिया तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड और क्या रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का, ठीक है ना। बाकी 2y जेड माइनस वाई जेड तो प्लस वाई जेड है और माइनस कॉमन निकाला तो माइनस वाई जेड, यहाँ से माइनस एक्स वाई बचेगा, फिर माइनस वाई जेड बचा और माइनस एक्स जेड बचा। ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं 3xy माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब। ठीक है, प्रूफ हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन एक दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है, इसको ऐसे ही पूछते हैं कि अगर एक्स वाई और जेड तीनों ही डिफरेंट पॉजिटिव नंबर्स हैं तो प्रूफ करो कि ये जो डिटर्मिनेंट लिखा था फोर्थ क्वेश्चन में, इसका जो वैल्यू आएगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन होता है, तो वो भी करने का प्रोसेस यही है। यहाँ तक तो जो हमने ये प्रूफ किया था, कहाँ तक, ये वाली स्टेप तक, यहाँ तक तो करना ही है। ध्यान रहे उसमें कंडीशन ऐसा दिया जाता है कि एक्स वाई और जेड तीनों ही डिस्टिंक्ट नंबर है और पॉजिटिव है ना। तो
ये वाला जो फैक्टर दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ठीक है, जगह नहीं है मेरे पास, चलो यहाँ दिखा देता हूँ मैं, इधर माइनस 2 का मल्टीप्लाई किया, एक मिनट, दूसरा वाला जो फैक्टर है उसमें मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कुछ चेंज ना हो इसके लिए 2 का डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये कर लिया मैंने। अब ये जो दिख रहा है ये सेकंड वाला फैक्टर, ये क्या लिखा है, अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो ये लिखा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देख लो ध्यान से। तो अगर ऐसा हो गया और x प्लस वाई प्लस जेड ये पॉजिटिव होगा क्योंकि x वाई जेड तीनों ही पॉजिटिव नंबर और डिस्टिंक्ट नंबर गिवन थे। तो अगर वो डिस्टिंक्ट है तो ये जो लिखा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये भी एक पॉजिटिव नंबर होगा, ये भी एक पॉजिटिव नंबर होगा, ये भी एक पॉजिटिव नंबर होगा। पॉजिटिव नंबर का सम भी पॉजिटिव आएगा, इधर भी पॉजिटिव आएगा, और इवेंचुअली जो सबसे स्टार्टिंग में एक माइनस लगा हुआ है, तो माइनस इंटू सम पॉजिटिव नंबर ऑलवेज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये हमारे 4 स्पेशल डिटर्मिनेंट हो गए। एक बार इनको फिर से रिवाइज कर लो, कंपाइल कर लो, अच्छे से अपना नोट्स वोट्स बना लो, लिख लो, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन और करते हैं, ओके। पहला क्वेश्चन है, विदाउट एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज प्रूव द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स टू बी 0। थोड़ा छूट गया यहाँ पे, फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स टू बी 0। ये 3 डिटर्मिनेंट यहाँ लिखे हैं, इनको 0 प्रूव करना है और एक्सपेंड नहीं करना है किसी भी स्टेज पे, ठीक है, सही है। तो कर लेते हैं। अभी देखो 0 प्रूव करना है और एक्सपेंड नहीं करना है, तो 3 ही कंडीशन हो सकता है, या तो ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाए, या फिर कोई 2 रो या कॉलम सेम या प्रोपोर्शनल हो जाए, या फिर तीसरा किसी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाए। तो इन्हीं तीनों के बारे में सोचो। अब जैसे यहाँ मुझे दिख रहा है थर्ड कॉलम में 5 का मल्टीप्लाई अगर करें, नहीं 8 का मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ 40 होगा, यहाँ 72 हो जाएगा और यहाँ पे 24, ठीक है। और उसमें देखो 1, 7 और 5 ऐड करो तो वो पहला पूरे कॉलम के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, C2 को चेंज कर लेते हैं, C2 बिकम C2 प्लस 8 टाइम्स C3। अब ऐसा करने से क्या हुआ, सिर्फ C2 चेंज हुआ, ध्यान रहे, C1 C3 चेंज नहीं हुआ। अब ये करके देखो, C2 के एलिमेंट को C3 के एलिमेंट में 8 मल्टीप्लाई करके जोड़ो, 8 बजे 40 और 1 41, 9 इंटू 8 72 और 7 79, 3 इंटू 8 24 और 5 हो गया 29। अब देखो भैया पहला और दूसरा कॉलम कैसा दिख रहा है, एग्जैक्टली सेम, आंसर है 0, प्रूफ हो गया। ऐसे ही है। अब यहाँ गिवन है कि ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जब तक ये बात क्वेश्चन में नहीं लिखी रहेगी, अपने मन से नहीं मानना है उसको, तो ये बात क्वेश्चन में गिवन है। अब देख लो, अब तुम्हें अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला टॉपिक याद है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हमेशा 0 होता है। तो अगर ये बात तुम्हें याद है तो तुरंत तुम्हें प्रॉपर्टी समझ आ जाएगी कि अगर मैंने कर दिया C1 बिकम C1 प्लस C2 प्लस C3, पहले कॉलम में तीनों कॉलम को जोड़ दिया, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये पहले कॉलम में क्रिएट हो जाएगा। दूसरा और तीसरा कॉलम को एज इट इज जैसा है वैसे लिख लो।
तो पहले कॉलम के ये जो तीनों एलिमेंट हैं ये जीरो बन गए। अब किसी एक कॉलम के तीनों एलिमेंट जीरो हो गए तो आंसर कैसा हो गया, जीरो हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन देखते ही तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कि ये थर्ड ऑर्डर का एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये तो थ्योरम था या प्रॉपर्टी थी, को प्रूफ कराया ही था। इसका डायरेक्टली आंसर जीरो लिख सकते हैं। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसमें तो पूछेगा नहीं, ऐसे बड़ा आसान है, पूछ दिया तो डायरेक्ट ही लिख दो। लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम में ऐसा पूछा है तो 1 नंबर का सवाल है तो डायरेक्ट लिख दो। मान लो 2-3 नंबर का क्वेश्चन है तो फिर ये तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा। तो जो प्रोसेस प्रूफ करने का मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट वाले लेक्चर में समझाया है, वही प्रोसेस से इसको प्रूफ कर लेना। कैसे करोगे, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। इसको डेल्टा मान लो, डेल्टा मानने के बाद एक बार इसका ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज लेने के बाद हर एक रो से -1 कॉमन निकाल लो। तो फाइनली डेल्टा बराबर ऐसा -1 का पावर 3 इंटू डेल्टा आ जाएगा। मतलब क्या, डेल्टा बराबर माइनस डेल्टा, मतलब 2 डेल्टा बराबर 0 और डेल्टा बराबर 0। ये प्रोसेस है प्रूफ करने का। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि ए बी सी तीनों डिस्टिंक्ट है, आपस में बराबर नहीं है और कोई भी जीरो के भी बराबर नहीं है। तो फिर ये प्रूफ करो कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो होगा अगर ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो दिया हुआ है तो। ठीक है भैया, अब क्वेश्चन में तो कहीं बोला नहीं कि प्रॉपर्टी का यूज करो, लेकिन देखो देख के तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कि प्रॉपर्टी का यूज़ तो करना ही है। अभी प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं करे, सीधा ऐसा मल्टीप्लाई करने बैठे तो कितना लंबा हो जाएगा, है कि नहीं। तो जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करते हैं। अब ये वाली चीज़ गिवन है, ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ दोबारा नीचे, ठीक है। अब क्या किया जाए, तो सीधा सीधा दिख रहा है पहले कॉलम के तीनों एलिमेंट क्या हैं, सेम है, तो तुरंत कॉमन निकाल लिया, उधर से कॉमन आ गया ए इंटू बी इंटू सी। तो फिर इधर 1 1 1 बन गया। और कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, मुझे लगता है और भी कुछ कॉमन आ जाएगा। एक काम करते हैं, पहले रो में देखो कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। फर्स्ट रो में आई थिंक बी सी कॉमन है, बी सी। सेकेंड रो में ए सी कॉमन है और थर्ड रो में ए बी कॉमन है। तो ऐसा करते हैं, पहले रो से बी सी, दूसरे रो से ए सी और थर्ड रो से ए बी कॉमन निकाल लिया। ऐसा करने के बाद ए बी सी ए बी ये रह गया, इक्वल टू 0 गिवन है, ठीक है। ओके, अब इसी के लिए हमने वो 4 स्पेशल डिटर्मिनेंट याद किए थे। जो चौथा था सर्कुलेंट, तुम ध्यान से देखो, ये वही लिखा हुआ है ए बी सी ए बी। तो इसका वैल्यू याद है बिल्कुल, क्या होता है। अच्छा, ये कितना हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और ये जो सर्कुलेंट होता है इसका वैल्यू होता है कितना, माइनस टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू क्या, 0। अब देखो ए बी सी क्या है, 0 भी नहीं है, तो ये तीनों टर्म तो 0 होगा नहीं, ये तीनों फैक्टर, ठीक है। 3 फैक्टर है यहाँ पे, एक तो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का फैक्टर, दूसरा है ए प्लस बी प्लस सी और तीसरा ये। किसी एक को तो 0 होना पड़ेगा ना 0 होने के लिए। तो ए बी सी नॉन 0 है, तो ये वाला तो 0 होने से रहा, और ए बी सी इक्वल भी नहीं है। तो अगर तुम्हें याद हो, इसको हमने कैसे लिखा था, ये वाला जो फैक्टर है लास्ट वाला, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में आ जाता है ये 1/2 टाइम्स करके ऐसे। तो ये भी 0 तभी बनेगा जब ए बी और सी आपस में क्या हो जाए, इक्वल। वो तो क्वेश्चन में बोल ही रहा है कि है नहीं, तो ये वाला भी नॉन 0 है, पहला वाला भी नॉन 0 है। तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है मेरे पास कि ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाए, 0, ठीक है। यही प्रूफ करना था। आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अगला क्या है, अगला कोई प्रूफ नहीं करना है,
एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट लिखा है, उसका वैल्यू भी बताया है 0 के बराबर। डिटर्मिनेंट के अंदर में कुछ वेरिएबल है x, उसका वैल्यू पूछ रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, क्योंकि अगर नहीं करें सीधे सीधे मल्टीप्लाई करने बैठे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले प्रॉपर्टी का यूज करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। इसको ले लिया हमने दोबारा, ठीक है। सॉल्यूशन क्या करें, क्या समझ आ रहा है, क्या प्रॉपर्टी का यूज किया जाए। अभी एक्स जो 9 एलिमेंट है ना, 9 के 9 एलिमेंट में एक्स दिखाई दे रहा है, तो अभी कुछ कुछ माइनस वगैरह करके हम एक्स के एलिमेंट को तो हटा ही सकते हैं। क्या करें, देखो दूसरे रो में से पहला रो घटा दो तो 3x 2x x सब गायब हो जाएगा। तीसरे रो में से भी पहला रो घटा दो तो x 2x 3x सब गायब हो जाएगा। तो आसान हो जाएगा ना थोड़ा। क्या करते हैं, R2 बिकम R2 माइनस R1 एंड R3 बिकम R3 माइनस R1। R1 चेंज हुआ क्या, नहीं, x माइनस 2 2x माइनस 3 3x माइनस 4। इधर के R2 माइनस R1 करना है, R2 माइनस R1, तो -4 प्लस 2 -9 प्लस 3 -16 प्लस 4। फिर क्या करना है, R3 माइनस R1 करना है, R3 माइनस R1, ठीक है, R3 माइनस R1। -8 प्लस 2 -27 प्लस 3 -64 प्लस 4, ठीक है, ये रहेगा। अभी सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, या थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई इसको कर लिया जाए प्रॉपर्टी वगैरह का यूज करके। पहले तो दूसरे और तीसरे रो में से माइनस कॉमन निकाल लो तो बाहर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और उसके बाद से सेकंड वाले रो से 2 कॉमन निकाल लो और थर्ड वाले रो से 6 कॉमन निकाल लो। तो ऐसा करने से 2 × 6 12 आ गया बाहर, इधर x माइनस 2 2x माइनस 3 और 3x माइनस 4 रहा। यहाँ से -2 कॉमन निकाला तो 1 3 6, और थर्ड रो से -6 कॉमन निकाला तो 1 4 और 10। ऐसा हो गया। अब क्या कर ले, मर्जी तुम्हारी, और प्रॉपर्टी लगाओ या सीधे एक्सपेंड करो, ठीक है। तो चलो अभी ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं लगाते हैं, एक्सपेंड करते हैं। अब ये कर लेना तुम खुद ही, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, ठीक है। एक्सपेंड करेंगे तो एक बार ये देख लो कि ये लीनियर इक्वेशन बनेगा, है कि नहीं, लीनियर इक्वेशन बनेगा और x का एक ही वैल्यू आएगा कोई, तो वो कर लेना खुद ही। फोर्थ प्रॉपर्टी अगेन प्रूफ वाला आ गया, प्रूफ करना है, एक डिटर्मिनेंट थर्ड ऑर्डर का दे रखा है, उसका वैल्यू 0 आना चाहिए, ठीक है। कहीं भी क्वेश्चन में बोला नहीं है कि प्रॉपर्टी का यूज करो, लेकिन अगर बोले ना बोले, एक बार हमें सबसे पहले तो प्रॉपर्टी के बारे में ही सोचना है। ओके, तो देखो यार क्या करते हैं, देखो सोचो, कुछ दिख रहा है, कॉमन वॉमन कुछ दिख रहा है। पहले रो में मुझे A कॉमन दिख रहा है, दूसरे रो में B कॉमन दिख रहा है, तीसरे रो में C कॉमन दिख रहा है ना। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो पहले दूसरे और तीसरे रो से ABC कॉमन निकाला तो क्या बचा पहले में, -ABC। दूसरे में B कॉमन निकाला तो A - B और यहाँ पे C, और तीसरे में C कॉमन निकाला तो A B और -C। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड अपना, LHS बराबर RHS दिखाना था, सही है ना। तो इक्वल टू ABC। क्या करें इसके बाद, देखो अगर ये दोनों को ऐड कर दें हम लोग R1 R2 को, तो 2 0 क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ लिखूँ R1 बिकम R1 प्लस R2, -A प्लस A 0 -B और प्लस B 0, तो यहाँ हो गया 0 0 और ये हो गया C प्लस C 2C। R1 चेंज हो रहा है,
R2 R3 चेंज नहीं हुआ तो उसको वैसे ही लिख लिया। अब जब 2 जीरो बन गया है एक रो में तो फिर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, फिर उधर से ही उसको एक्सपेंड किया। तो एक्सपेंड किया तो ABC और उसके साथ साइन स्कीम कैसे चलता है, ऐसा प्लस माइनस प्लस, तो 2C के साथ आ गया, ये ब्लॉक किया हमने, क्या हो गया AB प्लस AB, ठीक है। तो ये क्या हो गया ABC इंटू 2C इंटू 2AB, तो ये कितना हो गया 4ABC, ठीक है। ये प्रूव करना था, मैंने गलती से यहाँ पे 0 लिख दिया है, 4ABC, ठीक है, गुड। फिफ्थ, पांचवा एग्जाम्पल देखते हैं। प्रूफ वाला क्वेश्चन है। क्या प्रोसेस रहता है प्रूफ वाले क्वेश्चन में? सबसे पहले हमको राइट हैंड साइड देखना है कि क्या फैक्टर मुझे कॉमन या क्या फैक्टर्स लेके आने हैं, क्रिएट करने हैं, ठीक है। कई बार वो सामने सामने दिख जाता है, कई बार नहीं दिखता है ना। तो अभी इसमें कुछ और रूल्स बाकी हैं। अभी एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट का रूल है, फिर डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन भी है, फैक्टर थ्योरम है, ये 2-3 रूल और बचे हैं, उसको हम लोग और आगे के लेक्चर्स में करेंगे। फिलहाल अभी जितना पढ़ा उसके बेसिस पे राइट हैंड साइड को देखते हैं और उधर जो फैक्टर दिख रहा है, फिर ये सोचते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो डिटर्मिनेंट है उसमें कैसे वो क्रिएट किया जाए, ए प्लस बी प्लस सी कैसे क्रिएट हो, ए प्लस बी प्लस सी। देखो, सोचो एक बार, वीडियो पॉज करके 1 मिनट सोचो, सोचना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, अगर सिर्फ तुम इस पे फोकस करो, पहले कॉलम पे, पहला एलिमेंट a माइनस बी माइनस सी है, फिर नीचे 2b लिखा है, उसके नीचे 2c लिखा है। अभी ये तीनों को अगर जोड़ा जाए तो 2b माइनस बी प्लस बी, 2c माइनस सी प्लस सी, क्या आंसर आ गया a प्लस बी प्लस सी। तो ये जो पहला एलिमेंट है ये a प्लस बी प्लस सी हो गया। क्या ऐसा हर जगह हो रहा है? ये ज़रा देख लो, दूसरे कॉलम को चेक करो, क्या तीनों एलिमेंट को जोड़ें तो a प्लस बी प्लस सी आएगा क्या? बिल्कुल दिख रहा है। और तीसरे कॉलम में भी ये सेम चीज़ दिख रही है। तो अब समझ आ गया कि किसी एक रो में तीनों रो को जोड़ देना है, जोड़ते ही ये a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा, और कॉमन आते ही फिर उस रो में 1 1 1 बचेगा, 1 1 1 बचा तो सब्ट्रैक्ट करके 2 जीरो बना लेंगे, और जीरो बनाने के बाद एक्सपेंड कर लेंगे, ठीक है। क्या बोला मैंने, समझ नहीं आया? तो आ जाओ देखते हैं। मैंने बोला R1 बिकम्स R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो, क्या मैं C1 बिकम C1 प्लस C2 प्लस C3 करता तो ये काम हो पाता क्या? क्या ये तीनों एलिमेंट का सम a प्लस बी प्लस सी है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इससे काम नहीं चलेगा, R1 में ही करना पड़ेगा। अब ये तुम्हें थोड़ा दिमाग लगा के देखना है, सोचना है, ठीक है। ऐसा करने से a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों एलिमेंट का सम देख लो रो वाइज, है ना। ऐसे इन तीनों का सम a प्लस बी प्लस सी है, इन तीनों का भी और इन तीनों का भी, ठीक है। दूसरा तीसरा रो तो यार चेंज हो ही नहीं रहा है, तो उनको वैसे ही लिख लो, सही है। अब क्या करें, a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल लें। कॉमन निकालने के बाद 1 1 1, 2b 2c, b माइनस सी माइनस ए, 2c 2b c माइनस ए माइनस बी, ये हो गया। अब जैसे ही किसी रो के तीनों एलिमेंट सिमिलर दिखाई दिए, 2 को सब्ट्रैक्ट करके 2 जीरो क्रिएट कर लेना है। तो क्या कर लें, C2 बिकम C2 माइनस C1 एंड C3 बिकम C3 माइनस C1। अच्छा, एक चीज़ और, कई लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि एक ही क्वेश्चन में क्या हम लोग रो कॉलम इस तरीके के दोनों ऑपरेशन यूज कर सकते हैं? कोई ये लोग सोचते हैं कि यार रो कर दिया फिर कॉलम कर दिया तो कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगा? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा, जितनी मर्जी बार करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या हो गया इससे,
इधर तो a+b+c तो लिखा ही था। पहला कॉलम चेंज हो रहा है क्या? नहीं, हम क्या चेंज कर रहे हैं, C2 और C3। तो पहला कॉलम ऐसे ही लिखो, दूसरा कॉलम चेंज हो रहा है। हाँ, C2 माइनस C1 तो 1 माइनस 1 0। यहाँ पे b माइनस 2b माइनस b हो जाएगा तो माइनस a माइनस b माइनस c आएगा और यहाँ भी 0 आ जाएगा। और इधर C3 माइनस C1 किया तो 0 और 2b माइनस b, फिर a प्लस बी प्लस सी हो गया और यहाँ माइनस a माइनस b माइनस सी हो गया। ये कैलकुलेशन यहाँ देखना पड़ेगा तुम लोग को। सेकेंड और थर्ड कॉलम में देखो अगर तुम ध्यान से तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन है। तो कॉमन है तो अगले स्टेप में a प्लस बी प्लस सी का एक फैक्टर पहले से था, एक फैक्टर हमने दूसरे से निकाला और तीसरा फैक्टर हमने तीसरे कॉलम से निकाला तो क्यूब बन गया। इसके अलावा 1 2b 2c 0 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 ये बच गया हमारे पास। अब इसको एक्सपेंड कर लेना, ये बहुत ही ईजी है और एक्सपेंड करते ही इसका आंसर 1 आ जाएगा और 1 आ गया तो ये जो है प्रूफ हो गया। ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? सिक्स्थ क्वेश्चन है, ये कुछ प्रूफ करना है हमें, ये प्रूफ करना है और दो बातें दी हुई हैं। गिवन क्या है, इफ़ के साथ वाला जो रहता है वो गिवन रहता है और तो दो बातें दी हैं, ए बी सी डिफरेंट हैं और साथ में ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है। तो जो गिवन है वहाँ से स्टार्ट करके मुझे यहाँ तक पहुँचना है और इसको प्रूफ करना है। ठीक है, आ जाओ करते हैं। तो जो गिवन है वो वाला डिटर्मिनेंट उठा लिया मैंने एक बार। ठीक है, ये ले लेता हूँ मैं, ये गिवन था सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पर प्रॉपर्टी वगैरह का यूज़ तो ऑब्वियसली करना ही है, बोले ना बोले, है ना। कैसे क्या करें, ये तो गिवन है, प्रूफ नहीं करना है मुझे, 0 के बराबर लेके नहीं आना है, ये दिया हुआ है, इसको स्टार्ट करके मुझे यहाँ तक पहुँचना है। ये टू प्रूफ वाला स्टेटमेंट है, टू प्रूफ। ठीक है, तो एक तो ये टू प्रूफ वाला देख के बी सी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ऐसा कुछ दिख रहा है तो स्पेशल डिटर्मिनेंट याद आने चाहिए। ठीक है, दूसरा अब तुम देखो यहाँ पे जो थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम में दो दो एलिमेंट का डिफरेंस लिखा हुआ है, तो क्या हम ये वाले डिटर्मिनेंट को स्प्लिट कर सकते हैं? एक बार याद करो, एडिशन ऑफ डिटर्मिनेंट में ये स्प्लिटिंग ऑफ डिटर्मिनेंट भी बताया था मैंने। थर्ड कॉलम को अगर मैं स्प्लिट करूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ए पावर 4 बी पावर 4 सी पावर 4। एक डिटर्मिनेंट ये बनेगा और ये प्लस के साथ में ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस वन माइनस वन माइनस वन ऐसे बनेगा। ठीक है, और ये इक्वल टू हो जाएगा 0। सही है। अब थर्ड कॉलम में -1 कॉमन दिखा, तो वो थर्ड कॉलम से अगर मैं -1 कॉमन निकालूं तो वो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, और ये तीनों जो है वो प्लस बन गए, है ना, ये प्लस बन गया। समथिंग माइनस समथिंग इक्वल टू 0 है, इसका मतलब वो दोनों बराबर है। ठीक है, तो अगले स्टेप में ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ए पावर 4 बी पावर 4 सी पावर 4 इक्वल टू हो गया ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 1 1 1 के। सही है। अब आगे देख लो, लेफ्ट हैंड साइड में जो डिटर्मिनेंट लिखा है, पहले तो ए बी और सी रेस्पेक्टिवली R1 R2 R3 में से कॉमन आ गया, तो 1 ए स्क्वायर ए क्यूब 1 बी स्क्वायर बी क्यूब 1 सी स्क्वायर सी क्यूब, ये बन गया। ठीक है, यहाँ पर मैं दो इंटरचेंज करने जा रहा हूँ। राइट हैंड साइड में जो डिटर्मिनेंट लिखा है, कॉलम 1 और 3 को पहले इंटरचेंज किया तो 1 1 1 यहाँ आया और ए बी सी यहाँ चला गया। ठीक है, ऐसा करने से एक माइनस आता, फिर
उसके बाद कॉलम 2 और 3 को दोबारा चेंज कर लो, तो ए बी सी जो है वो ए बी सी वो दूसरे में आ जाएगा और ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब यहाँ आ जाएगा, और एक और माइनस, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, है कि नहीं। क्या क्या किया इधर, C1 C2 इंटरचेंज किया और उसके बाद में C2 C3 इंटरचेंज किया, ये दो इंटरचेंज किए मैंने इन राइट डिटर्मिनेंट। तो ऐसा करने से ये डिटर्मिनेंट बना, ये देख लेना, दो इंटरचेंज किया तो दो बार माइनस आया, वो प्लस बन गया। अब ये स्पेशल डिटर्मिनेंट लिखे हुए हैं, तुम्हें याद हो अगर, तो इसका वैल्यू इसमें स्क्वायर क्यूब दोनों है और इसमें स्क्वायर नहीं है, क्या है, क्यूब है। तो ये ए बी सी हो गया, पहले मैं राइट वाले का लिखता हूँ। जब स्क्वायर होता था तो उसका आंसर आता था x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। यहाँ पर ए बी सी है तो इधर क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। ये तब होता था जब 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर है, क्यूब हो तो उसमें x प्लस वाई प्लस जेड, या इस केस में a प्लस बी प्लस सी एक और एक्स्ट्रा आ जाता है ना। और जब स्क्वायर और क्यूब दोनों ही हो तो इस a प्लस बी प्लस सी की जगह पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी आएगा, ठीक है। तो यहाँ a माइनस बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, इसके साथ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अभी डायरेक्टली अगर याद नहीं होता तो पूरा सॉल्व करना पड़ता, तो वो काफ़ी लेंदी हो जाता, ठीक है ना। तो इसीलिए लर्न स्पेशल डिटर्मिनेंट्स, वो याद कर लो। ऐसा करने से देखो बस प्रूफ हो गया अभी, है ना। ये तीनों टर्म्स जो है वो कैंसिल हो गए, ये नॉन जीरो टर्म्स लिखे हैं। क्यों नॉन जीरो, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था ए बी सी में से कोई भी आपस में इक्वल नहीं है, तो ये जीरो तो होगा नहीं, तो बस इनको कैंसिल किया, तो बाकी जो लिखा वही हमने प्रूफ करना था, है ना। ये हो गया। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, अगेन प्रूफ वाला क्वेश्चन है ये। बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी ए सी ऐसे करके लिखा है। सबसे पहले राइट हैंड साइड देखो क्या प्रूफ करना है, ए बी सी चाहिए और ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, ये फैक्टर कैसे मिलेंगे ये सब सोचो। तो अब ये थोड़ा सा एक अलग तरीके का क्वेश्चन है, ये देखो, इसको पहले ध्यान से समझना। जो प्रूफ करना है पहले तो वो डिटर्मिनेंट उठा लेता हूँ मैं, ये वाला, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ये उठाया मैंने। देखो यहाँ पे क्वेश्चन 3 स्टेप में लिखा है, ये डिटर्मिनेंट बराबर ये डिटर्मिनेंट, और फिर उसके बाद से ये वाली चीज़ प्रूफ करनी है। हो सकता है एग्जाम में ये वाला डिटर्मिनेंट जो है वो न लिखा हो, डायरेक्टली यहाँ से ये वाली बात प्रूफ करना हो, तब भी प्रोसेस वही है, ठीक है। करें क्या हम, अभी तो ऐसे देखो कि ये ए स्क्वायर चाहिए यहाँ पे मुझे, यहाँ तो स्क्वायर नहीं है, यहाँ भी नहीं है स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर लाने के लिए तो ए का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी स्क्वायर आएगा, है कि नहीं। यहाँ मुझे बी स्क्वायर चाहिए तो बी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी बी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर ये बात समझ आ रही है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले रो में ए का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दूसरे रो में बी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और तीसरे रो में सी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन अब तुम बोलोगे कि सर ऐसा तो कोई आपने प्रॉपर्टी बताया नहीं कि किसी रो में कोई नंबर मल्टीप्लाई कर लें। प्रॉपर्टी तो आपने ऐसा बताया था कि किसी में मल्टीप्लाई करो, उसको ले जाके किसी दूसरे में जोड़ो। यहाँ तो हम ऐसा कर नहीं रहे, हमने तो सीधा R1 में ए का मल्टीप्लाई किया, तो ऐसे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो सही बात है, ऐसे तो चेंज होगा ही। तो वो चेंज ना हो उसके लिए जब मैं ए का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैंने ए से क्या कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, बी से भी डिवाइड किया और सी से भी डिवाइड किया। अब लिख लो, पहले रो में ए का मल्टीप्लाई किया था,
दूसरे रो में बी का मल्टीप्लाई किया था और तीसरे रो में सी का मल्टीप्लाई किया था, ये लिख लिया मैंने, ठीक है। और कुछ चेंज ना हो उसके लिए मैंने यहाँ पे डिवाइड भी किया है। अब तुम अगर ध्यान से देखो तो पहले कॉलम में कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ए। दूसरे कॉलम में क्या कॉमन दिख रहा है, बी। और तीसरे कॉलम में क्या कॉमन दिख रहा है, सी। तो क्या यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल। तो मैंने पहले से ए, दूसरे से बी और तीसरे से सी कॉमन निकाला। ए बी सी नीचे था, वो कैंसिल हो गया आपस में। तो जब पहले कॉलम से ए कॉमन निकाला तो बी प्लस सी का स्क्वायर बचा, इधर बी स्क्वायर इधर सी स्क्वायर। यहाँ क्या रहा, ए स्क्वायर सी प्लस ए का होल स्क्वायर सी स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो ये जो सेकंड डिटर्मिनेंट था ये जनरेट हो गया। अब इधर हुआ क्या, ये बात समझ लेना ध्यान से। कई बार किसी किसी क्वेश्चन में ये वाला मेथड भी काम करता है कि रो में किन्हीं नंबर से मल्टीप्लाई करना और वही नंबर कॉलम से कॉमन निकाल लेना। तो ऐसा करने से एक थोड़ा अच्छे फॉर्म में डिटर्मिनेंट आ जाता है। अच्छा फॉर्म बोले तो मतलब एक ऐसा डिटर्मिनेंट जिसको मैनिपुलेट करना हमारे लिए ईजी है, ठीक है। ओके, अब यहाँ से आगे बढ़े। अब यहाँ से देखो जो प्रूव करना था, जो हमारा राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में या तो ए कॉमन मिलना चाहिए बी या सी, या पूरा पूरा ए प्लस बी प्लस सी। तो कहीं से डायरेक्टली ए तो कॉमन दिख नहीं रहा है, या बी या सी, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी बनते हुए नज़र आ रहा है। कैसे, देखो ध्यान से। C1 C2 सब्ट्रैक्ट करके देखो। C1 C2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी प्लस ए का होल स्क्वायर और 0, ऐसा बनेगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ तो बी प्लस ए आ जाएगा, और यहाँ भी बी प्लस सी प्लस ए आ जाएगा। समझ आ गया? तो समझ आ गया तो बस लिख लो। क्या लिखना है, C2 बिकम C2 माइनस C1, और यही काम हम C3 में भी इकट्ठे कर लेते हैं। C3 बिकम C3 माइनस C1, तो थोड़ा टाइम बच जाए। C1 में कोई चेंज नहीं हुआ, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, हाँ इधर ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया, सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, यहाँ 0 हो गया। फिर इधर ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 0, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब ए प्लस बी प्लस सी सेकेंड कॉलम में एज वेल एज थर्ड कॉलम में दोनों जगह पे जनरेट होगा, तो वो 2 बार कॉमन आ गया। पहले कॉलम में तो कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है, ऐसे ही लिखा हमने। अब देखना भैया यहाँ ध्यान से, जो कॉमन निकाला है ए प्लस बी प्लस सी, उसके अलावा यहाँ क्या बचने वाला है, ए माइनस बी माइनस सी, यहाँ बचने वाला है सी प्लस ए माइनस बी, और यहाँ 0, यहाँ ए माइनस बी माइनस सी 0, ए प्लस बी माइनस सी, ये जी, ठीक है। बस अब काफ़ी सिंपल हो चुके हैं। तो अब इसके बाद चाहो तो एक बार और सब्ट्रैक्ट करके 0 बना लो, या फिर सीधे अब एक्सपेंड कर लो। तो मैं तो बोलूँगा सीधे अब क्या कर लो, एक्सपेंड ही कर लो, ठीक है। एक्सपेंड करो तो ये जो पूरा डिटर्मिनेंट लिखा है इसका वैल्यू आ जाएगा 2abc इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये करके वैल्यू आ जाएगा इसका, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो है वो प्रूफ हो जाएगा। ये करना खुद, और नहीं होगा तो फिर डाउट वाउट हमसे पूछ लेना। आखिरी क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। यहाँ भी थर्ड ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट लिखा है और कुछ हमें प्रूव करना है। सबसे पहले हमने राइट हैंड साइड देखा, और राइट हैंड साइड में तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिख रहा है। इधर तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के अलावा भी कुछ टर्म्स दिखाई दे रहे हैं मुझे। सब कुछ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के टर्म में नहीं है। तो अभी तो क्या करें, अभी डायरेक्ट एक्सपेंड भी नहीं करेंगे, है ना। डायरेक्ट एक्सपेंशन से तो कुछ मिलेगा नहीं। तो अब ये सोचें कि कैसे सब कुछ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में कन्वर्ट हो, ठीक है। उसके बाद में भी ये वाला फैक्टर डायरेक्टली मुझे कॉमन दिख जाए, है ना। तो
ये भी प्रीवियस वाला एग्जांपल जैसा ही है, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही। ठीक है, रो में मल्टी देखो, मुझे अगर यहाँ पे ए स्क्वायर बनाना है तो यहाँ पे ए का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे बी का और यहाँ पे सी का, फिर इधर से ए कॉमन निकालना, फिर इधर से बी कॉमन निकालना और इधर से सी कॉमन निकालना। ठीक है, लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी। सेकेंड रो में मैं बी का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ए बी स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी। और थर्ड रो में सी का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये ऐसा कुछ हो गया। सही है, और कुछ चेंज ना हो उसके लिए ए बी सी से हमने डिवाइड भी किया है। कॉमन निकालते हैं अभी, टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम कहाँ से, C1 C2 एंड C3 रेस्पेक्टिवली। तो ए बी सी कॉमन आएगा, नीचे ए बी सी लिखा था वो कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा पहले कॉलम में अब ये दिखेगा, दूसरे कॉलम में ऐसा दिखेगा और तीसरा कॉलम हमारा ऐसा दिखेगा। क्या फ़ायदा हुआ देखो, फ़ायदा ये हुआ कि सब कुछ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। अब हम सोच लें कि ये जो हमारा राइट हैंड साइड में प्रूव करना था ये कैसे दिखेगा, मुझे क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करें। तो बस समझ आ रहा है, तीनों रो को आपस में क्या कर दें, ऐड कर दें, ऐड। R1 बिकम्स R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसा करने से बस पहले रो के सारे एलिमेंट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन जाएंगे, वो कॉमन निकाल लेना, 1 1 1 बचेगा, 2 बार सब्ट्रैक्ट करके 0 बना लेना और 0 बनाने के बाद में एक्सपेंड कर लेना। ठीक है, तो इसके बाद करना खुद। ओके, थैंक यू। होमवर्क जो भी आपके पास बुक्स है, आर डी शर्मा है, पहले तो एनसीईआरटी चैप्टर 4 है ना, एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट टॉपिक। ठीक है, इसके अलावा प्लस do at least 20 more problems from any book available with you। ठीक है, बीट आर.डी. शर्मा, R.S. अग्रवाल, 41 years, ITJ। Okay, good, thank you।